गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने अभी गौरी पाठ का आखिरी जो है वो स्पष्ट करने जा रहे हैं। आखिरी क्लास में आपने देखा था कि सीता राम जी को पिता ने जन्मपत्री न मिलने के कारण विवाह न हो सकेगा लिख दिया, और दूसरे वर जो नायब तहसीलदार थे, जिनको लेकर के दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन गौरी से कोई भी नहीं पूछता था। उसके हृदय में बड़ी हलचल मची हुई थी। उसे एक तरफ तो उन छोटे बच्चों की, भोले भाले बच्चों की, और विनयी नम्र एवं सादगी की प्रतिमा सीताराम जी, क्योंकि उसे जो देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा ही सम्मान था, और दूसरी तरफ उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिनके लिए उसके मन में घृणा थी। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपने आराम और ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर, अर्थात जरा से संकेत मात्र पर निंद से निंद कर्म करने में भी, क्योंकि उनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं उनके आराम और ऐश के लिए, और वह अपने ही देशवासियों से के साथ घृणित से घृणित कार्य करने में भी उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। इसलिए गौरी को वह वर नायब तहसीलदार साहब नापसंद, और देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में सम्मान था। वहीं दूसरी तरफ सीताराम जी, उसने सोचा वह भी तो बीए पास थे, यदि वह चाहते तो क्या प्रयास करने पर उन्हें नायब तहसीलदारी नहीं मिल जाती। लेकिन नहीं, वह अपने ही देशवासियों के खिलाफ उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष में शासन में नहीं करना चाहता, जिसके कारण कि वह नहीं कर रहे थे। बार बार उसके मन में एक अव्यक्त पीड़ा, अव्यक्त कष्ट सा रहता था कि कम से कम माँ से कह दें कि मैं उस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। लेकिन लोक लाज का जो भय, लज्जा और शर्म संकोच था, जिसके कारण कि वह माँ से कह नहीं पाती। और जैसे जैसे विवाह की तारीख नज़दीक आ रही थी, गौरी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अब आप आगे से देखिएगा, विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिताजी की मृत्यु हो गई और विवाह 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब गौरी के माता पिता तो बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा, अर्थात अब थोड़े दिनों के लिए 1 साल के लिए तो टली शादी, तो यह चिंता का पहाड़ जो था उसका, जो उस व्यक्ति को नापसंद करती थी, वह उससे हट गई। इसी बीच आपने देखा ही था, जब सीताराम जी आए थे वहाँ से लौट करके, और देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और सत्याग्रह आंदोलन छिड़ने वाला था, उसी का यह वर्णन कर रहे हैं कि इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल रही है। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। जिस प्रकार आज आप देखते हैं धारा 144 इत्यादि लगा के कि एक साथ लोग ना इकट्ठे हों इत्यादि, उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों पर जब शासन कर रही थी तो उन्हें दबाने के लिए उसने क्या किया, जगह जगह जो भी लोग इकट्ठे होते थे या उनके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनके लिए उन्होंने गिरफ्तारियों का तांता अर्थात लगातार शुरू कर दिया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, अर्थात वह निरपराधी व्यक्ति सिर्फ उस शासन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जिसके कारण गिरफ्तारी और सजा इत्यादि हो रही थी। कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। दमन अर्थात लोगों को, निरीह भोले भाले लोगों को दबाना, क्योंकि उनके पास पावर थी, शक्ति थी। वो आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए थे, लेकिन कहते ना, घर का भेद ही लंका ढाई, यानी जो विभीषण के रूप में लोग यहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों ने उन्हें व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे शासन व्यवस्था भी सौंप दी भारतीयों की।
भारत देश की, तो उसी पे कह रहे हैं अब उनकी जो दमन की चक्की थी, दबाने की चक्की थी, वह बड़े तेज से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी, क्योंकि भाई कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी हैं तो इसलिए सबसे पहले वही सेक्रेटरी गिरफ्तार, तो इसीलिए कह रही हैं न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, क्योंकि कह ही चुके थे कि अब बुआ भी नहीं रही हैं, जिसके कारण कि अब घर में बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, जिसके कारण अब वह सोचने लगी गौरी कि अब बस जब यदि गिरफ्तार हो जाएंगे तो वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में, राजद्रोह अर्थात अपने ही राज्य की शासन व्यवस्था के खिलाफ द्रोह करना, उसमें अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ। सपरिश्रम कारावास वह होता है, कारावास यानी जेल वह होती है जिसमें कि आप किसी से मिल भी नहीं सकते और आपके ऊपर से, इसको तन्हाई भी कहा जाता है, ऊपर से नीचे तक आपको बेड़ियों में बांध दिया जाता है, वही सपरिश्रम कारावास हुआ। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक तो स्तब्ध हो गई, अर्थात वो उनके ऊपर राजद्रोह का अपराध लगाया गया है, वो भी सपरिश्रम कारावास लगाया गया है, इसलिए वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। कर्तव्य यानी अपना कर्म, कि यदि एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है तो दूसरे व्यक्ति का भी, उस व्यक्ति से संबंधित वो जो राष्ट्र के लिए कर रहा है तो दूसरे का भी कुछ कर्तव्य बनता है, इसीलिए कहा है उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। माँ के पास गई, माँ कोई पुस्तक देख रही थी, उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है, आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा बच्चे, कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी, अर्थात एक अनब्याही लड़की को किसी दूसरे के घर में और वह दूसरी तरफ है, दूसरे शहर में माँ कैसे भेज सकती। इसीलिए यह समाज और लोकपवाद का जो भय है जिसके कारण माँ कहती है कैसी बातें करती हो। गौरी नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ, बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सज़ा हो गई है, बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊँगी माँ, मुझे जाना ही पड़े। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित है। क्योंकि जब हमने आपको गौरी का परिचय दिया था तो बताया था उचित अनुचित सभी हट, निर्भीक दृढ़ निश्चयी हठीला, इनके कारण कह रहे माँ उसके स्वभाव से परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं, अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दो। गौरी ने दृढ़ता से कहा बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं अब उचित और अनुचित को जानती। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। अब साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को नहीं देखा था, क्योंकि सपरिश्रम कारावास हुआ था जिसके कारण वह बच्चों को देख नहीं सकते थे। केवल नियम के अनुसार उन्हें महीने में एक बार उन बच्चों का कुशल समाचार मिल जाता था, पर बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन यानी जिस काम करने वाले के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उन्हें भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों की कैसे देखरेख करेगी, अर्थात बुआ भी नहीं थी, जिसके कारण जो कहारिन काम करने वाली थी, जिसके भरोसे उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा था, अब वह निकल रहे हैं तो उस समय यही सोच रहे हैं कि वह कहारिन भी कैसे वह करेगी बच्चों की देखभाल। उसके ऑलरेडी जो है 2-3-4 बच्चे हैं, वह बच्चों को कैसे रखेगी। सो सीताराम
पर व्यवस्था थी क्या करते। व्यवस्था यानी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि वह कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी थे। अगर वह बच्चों के खातिर नहीं जाते तो फिर इसका मतलब था कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाँ साथ दे रहे हैं। लेकिन उन्हें तो उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी थी, जिसके कारण कह रहे हैं कि पर व्यवस्था थी क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थीं। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। अब आप देख लीजिए आपको पॉइंट क्या होगा। सवेरे 6 बजे जेल से मुक्त हुए। किससे गए? तांगे पर बैठ गए। किसके लिए खरीदे? बच्चों के लिए खरीदे। क्या खरीदे? गरम गरम जलेबी। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भावी आने वाली जो घटनाएं हैं उससे इतने अधिक भयभीत होते हैं। अब उन्हें ये लग रहा था कि उस कहारिन के भरोसे छोड़ के गए हैं, पता नहीं मेरे बच्चों की क्या स्थिति होगी, जिसके कारण कि वह जब अंदर पैर रख रहे हैं तो उनका हृदय धड़क रहा था। ना जाने बच्चे किस हालत में। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे। चोरों की तरह इसलिए क्यों? क्योंकि क्या अनहोनी देखने को मिलेगी, इसलिए प्रयोग किया गया है चोरों के तरह। परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही ठगे से खड़े रह गए। अब आपको यदि आ जाएगा ठगे से क्यों खड़े रह गए, तब आप गौरी का उल्लेख कर दीजिएगा। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा आप। गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। यहाँ पर पदधूलि माथे से लगा ली तात्पर्य कि कम से कम ऐसी परिस्थितियां आने पर भी इस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य, अपने देश प्रेम, अपने राष्ट्र प्रेम को नहीं छोड़ा। उन बच्चों के क्यों? क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, लेकिन उन बच्चों का लालन पालन उन्हें मालूम था कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो भी रचनाएं लिखी वो प्राचीन भारत की गौरव गाथा को तो स्पष्ट किया ही, और राष्ट्र प्रेम की भावना के आधार पर लिखा कि उन्होंने यही लिखा कि उस समय यदि सीताराम जी चाहते तो वह सीताराम जी विवश थे अपने बच्चों के कारण, वह शासन व्यवस्था के पक्ष में आ सकते थे, लेकिन नहीं, उस समय उन्हें उन बच्चों से भी अधिक अपनी मातृभूमि, अपना भारत देश था। और यहाँ पर उसने पदधूलि की ऐसे भी व्यक्ति अभी हैं जिनके कारण, यहाँ पर एक चीज़ कहनी है कि आप लोग ये कहीं मत कहिएगा पदधूलि का तात्पर्य कि उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी का यहाँ कोई उल्लेख नहीं, यहाँ सिर्फ यह राष्ट्र प्रेम पर आधारित है कि पिता राधा कृष्ण को वह व्यक्ति क्यों नापसंद था। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में सब अच्छाई थी। वह आदमी कपटी नहीं था, दर्पण की तरह हृदय साफ था, सब कुछ था, बस क्या था कि वह शासन व्यवस्था के खिलाफ था। और गौरी जिसके अंदर देश प्रेम और त्यागी वीरों के लिए सम्मान था, जिसके कारण कि वह श्रद्धा से माथा झुक जाता। इसीलिए आपका क्वेश्चन भी है कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं उन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। अब ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्लास में डिक्टेट करूँगी और उसे फिर आप एक बार देख करके तब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। काव्य के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, गद्य के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आपका हाफ ईयरली का जो कोर्स है वो 3 चैप्टर काव्य के हैं, 3 चैप्टर गद्य के हैं और आषाढ़ के एक दिन में पेज नंबर 27 तक है। तो अब आप धीरे धीरे जो है उसको लिखना शुरू करिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। इसमें मेंस क्लास 10 तक आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आता था और क्लास 11-12 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा और उसमें आपको लिखना ज़्यादा है, लेकिन मार्क्स आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद ही अपने स्कूल में भी देख लीजिए कि कितने बच्चे ले गए हैं 99, 98 तक।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। बस सिर्फ जितने मैं नियम बता रही हूँ उन नियमों को यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे।